बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत मुल्क का एक बड़ा मामला सदर हिंद के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का फ़ैसला या तैयारियाँ, उन्हीं तैयारियों के साथ साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और 18 जुलाई को होने वाले इंतखाबात से पहले नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग भी होने जा रही है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है और इस जगह पे अब नए सदर का इंतखाब करना है और नए सदर के इंतखाबात के लिए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ से सदर हिंद के इलेक्शन के लिए मुल्क की 22 सियासी पार्टियों का एक आला सतही इजलास भी मदऊ किया गया था और इस मीटिंग में सदर हिंद के इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम पर आज तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में 17 पार्टियों ने, अपोजिशन की 17 जमातों ने शिरकत भी की और 5 सियासी जमातों ने इस मीटिंग में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शिरकत करने से इनकार किया और इसमें कई डेवलपमेंट्स देखने को मिली। आज ममता बनर्जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बतौर उम्मीदवार इन इंतखाबात में उतारने की तजवीज़ भी पेश की, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी सदर हिंद के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने की अपोजिशन की अफवाहों की गश्त हो रही है। आपको बताते चलें, पहले नाम शरद पवार यानी एनसीपी लीडर का लिया जा रहा था, ताहम उन्होंने ये मानने से इनकार करते हुए बताया कि अब वो उम्र के उस हिस्से में जहां वो सियासत से दस्तबरदार होने जा रहे हैं, इसलिए वो मैदान में नहीं उतर सकते हैं। और इसके बाद ये तजवीज़ भी पेश की गई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इन इंतखाबात में यानी सदर के इंतखाबात के उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए और इस हवाले से अगली मीटिंग 21 जून को रखी गई है और 21 जून को इस हवाले से अहम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में आज मुनक्कद हुई अपोजिशन जमातों की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से ख़ास तौर पे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी, माफ़ कीजिएगा, महबूबा मुफ्ती भी पहुँची हुई थी। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के पास कोई मेंबर नहीं है, ताहम महबूबा मुफ्ती आज की इस मीटिंग में साफ तौर पे हिस्सा बनने के लिए इस मीटिंग का दिल्ली पहुंची हुई थी। इधर जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात के हवाले से बाज़गश्त बड़े ज़ोरों पे है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के हवाले से एक अहम कदम बढ़ाते हुए इंतखाबी फ़रिश्तों पर नज़रसानी का काम शुरू किया है और नज़रसानी फ़रिश्तों का मसौदा 21 अगस्त तक तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली में इंतखाबी फ़रिश्तों पर नज़रसानी करने का काम का जायज़ा ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो इसम्बली हलकों का दोबारा से नक्शा तैयार करें और इसम्बली हलकों की नई हदबंदी और 7 नए हलकों को मौज वजूद में लाने के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इसम्बली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट पर नज़रसानी करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया है। ये एक सियासत का बड़ा पहलू, सदर हिंद के इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातें मुतहिद, लेकिन क्या ये हो पाएगा इस पे तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से जहां खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरगर्म हो चुका है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए बीजेपी तैयार नहीं है और अगर बीजेपी तैयार नहीं है तो सरकार कैसे तैयार होगी। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इंतखाबात की बाज़गश्त के बीच में एनआईए के कश्मीर में सूरत हाल जो है आज भी जारी रही और टेरर फंडिंग, हवाला मनी या दूसरे मामलात को लेकर आज एनआईए ने जम्मू कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा हैदरबेग पट्टन में छापामार कार्रवाई की और इन कार्रवाइयों के दौरान एनआईए की टीम ने कई अफराद से पूछताछ भी की। एनआईए की जानिब से ओल्ड टाउन बारामूला के ख्वाजबाग मीर मोहल्ला के इलाकों में भी छापामारी की गई और इस दौरान एनआईए ने महराजुद्दीन भट्ट, जो कि टेलीकॉम कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहा है, के घर पर छापा भी डाला और उससे पूछताछ की। एनआईए की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, सेलफोन और डिजिटल डिवाइसेस
भी तहवील मिली है और बताया जाता है कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी और उन्हीं गिरफ्तारियों से पूछताछ के बाद जो इतलात फराहम हुई है उन्हीं के पस मंज़र में ये कार्रवाइयाँ, ये छापामार कार्रवाइयाँ हुई है। इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज श्रीनगर के निशात के इलाके में एक होटल पर छापा मारा और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड अपनी तहवील में लिया। बताया जाता है कि ये मामला जो है वो इनकम टैक्स में बेज़ाब्ती का मामला है और ये छापामारी उस सिलसिले में श्रीनगर के निशात के इलाके में हुई थी। निशात के इलाके में हुई छापामारी के हवाले से सुबह सुबह पहले बताया गया था कि ये छापामारी जो है नई की है, लेकिन बाद में बताया गया कि ये छापामारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। और नाजरीन, कश्मीर की पहलू या कश्मीर की सूरत का एक पहलू जिसे हम एनकाउंटर कहते हैं वो नाम थमने का नाम नहीं लेते हैं। इधर एनकाउंटर, उधर एनकाउंटर, उधर गोली चली, इधर गोली चली, इधर ये मारा गया, ये सुबह सुबह पहली खबर होती है और यही सूरत आज भी सुबह सुबह देखने को मिली। जनूबी कश्मीर का शोपियां और कुलगाम, इन दोनों अजला में पिछले 24 घंटों में 2 एनकाउंटर्स हुए हैं और एक एनकाउंटर दिन में शोपिया में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और इन दोनों मिलिटेंटों के बारे में पुलिस ने बताया कि ये दोनों लोकल मिलिटेंट हैं और इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि शोपिया में मारा गया मिलिटेंट जान मोहम्मद राजस्थान के बैंक मैनेजर विजय कुमार की हलाकत में मुलविस था, जो कुलगाम के बैंक में मारा गया था। और आपको बताते चलें कि शोपिया में जो इनकाउंटर हुआ उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, तो कुलगाम में भी आज दोपहर से इनकाउंटर जारी रहा। और यहाँ पुलिस ट्वीट में बताया गया कि कुलगाम में आज एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर आखिरी खबरें मिलने तक जारी था। बताया जाता है, पुलिस ने बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यहाँ पे गोलीबारी का सिलसिला देखने को मिला। ये भी बताते चलें कि शोपिया में हुए दूसरे एनकाउंटर के हवाले से, माफ़ कीजिएगा, कुलगाम में हुए एनकाउंटर के हवाले से ये भी बताया गया कि यहाँ जो मिलिटेंट मौजूद है उनमें से एक वो भी है जिसने यहाँ खातून असातिज़ा को हलाक किया था, मारा था। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन हम दूसरे पहलू पे भी लिए चलेंगे आपको, और ये है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मरकज़ी वुज़रा का। और वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तीसरे पड़ाव में मरकज़ी वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार कर रहे हैं। बारामूला में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन भी मरकज़ी वज़ीर ममलिकत ने बारामूला में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वो कश्मीरी पंटों के बारामूला में माइग्रेंट कैंप में भी गए और यहाँ पे उन्होंने कश्मीरी पंटों से मुलाकात भी की और उन्होंने इस मौके पर ये भी बताया कि कश्मीरी पंटों को वापस कश्मीर लाना मरकज़ी सरकार की जिम्मेदारी है। और मरकज़ी अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने आज ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म से लेके बीजेपी और मुल्क की पूरी सरकार कश्मीरी पंटों को वापस कश्मीर लाने में दिलचस्पी रखती है और यहाँ उनकी फलाह बहबूद और उनकी बहाली को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम उठा रही है। बारामूला के खुजबाग ट्रांजिट कैंप में कई लोगों से बात करने के साथ साथ उनने कई तामीराती कामों का संग बुनियाद भी रखा और यहाँ उनके साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर और बारामूला के SSP मोहम्मद रईस मोहम्मद भी मौजूद थे। मीडिया से इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि सरकार एक नई सिचुएशन कश्मीर में देखना चाहती है। देखिए, उस समय पर 2006 का बात आप लोग कर रहे हो, तो उस समय पर सिर्फ वो शिलान्यास होता था, उसका कोई प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होता था। और मोदी जी का नेतृत्व वाला ये सरकार जो शिलान्यास करते हैं वो सरकार ही, उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसका इनॉग्रेशन भी सरकार के द्वारा ही होते हैं। तो आज के दिन में हम लोग ऑब्जर्वेशन में है कि क्या हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कैसा किस तरह से हम लोग यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी चर्चा भी हो रहा है इस बारे में और माननीय DC महोदय के भी बहुत सारा सजेशन है। और ग्राउंड जीरो में हम लोग खिलाड़ियों के पास भी जा रहे हैं, उन लोगों का कोचेस के पास भी जा रहे हैं। क्या सजेशन हम पब्लिक के पास भी जाएंगे, बच्चों के पास भी जाएंगे, खिलाड़ी के पास जाएंगे, उनके सजेशंस भी लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ करना है। नपुर शर्मा के हवाले से अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया गया है और नपुर शर्मा के मामले को लेकर आज बारामूला में
मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी बयान दिया। बारामूला में आज सिख फिरके के बड़े दिन के मौके पर मुजफ्फर हुसैन बेग वहां पहुंचे हुए थे और मुजफ्फर हुसैन बेग ने यहां मीडिया से बात करते हुए नपुर शर्मा के बयान पर कुछ रद्दअमल इस तरह से जाहिर किया। जिन्होंने ऐसा कहा उन्होंने भी माफी मांगी है, तो इसको सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा ख्याल है अगर वो माफी मांगे तो मसला हल हो जाएगा। किसी भी मजहब के पैगंबर के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ा जुर्म, तो इससे नफरत फैलती है और नफरत फैलाना जो है वो इंडियन पीनल कोड में एक जुर्म है, वो प्रोसिक्यूट हो सकता है। मोदी साहब चलिए, मुजफ्फर हुसैन बेग बारामूला में थे और नपुर शर्मा के बयान को लेके भी बयान दे रहे थे। आपको बताते चलें, नपुर शर्मा का बयान और उसके बाद पैदा हुआ वबाल या जंजाल नाम थमने का नहीं ले रहा है और ये सूरत आज भी देखने को मिल रही थी। लेकिन आपको ज़रा बताएं, ये सूरत श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला को भी नज़र आ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज शहर ख़ास में एक कन्वेंशन था और खानियार के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कन्वेंशन के दौरान फ़ारूक अब्दुल्ला मेहमान ख़ुसूसी भी थे और फ़ारूक अब्दुल्ला आज अश्क आवर आँखों से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हालात मुल्क के वो नहीं हैं जिनकी उसने उम्मीद भी थी। फ़ारूक अब्दुल्ला ने यहाँ रोती हुई आंखों से ये भी बताने की कोशिश की कि रब करीम ही अब हम पे रहम करे, हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए और बात दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की कर डाली और रोते बलकती आंखों से बोला कि ऊपर वाला ही हमें बचाए। चलिए, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आपको बताते चलें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन की पार्टी और सजाद गनी लोन की पार्टी में कुपवाड़ा की कुछ शख्सियात की आज ज्वाइनिंग भी थी और इस ज्वाइनिंग के दौरान सजाद गनी लोन के हवाले से ये भी बताया गया कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ सरकर्दा अरकान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। कुपवाड़ा के ज़िले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सजाद गनी लोन की पार्टी और सजाद गनी लोन की इस पार्टी के हवाले से कुपवाड़ा में सजाद ने आज बताया कि वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक वो अपनी सियासी बसात को बिछाने में बड़ी कोशिशें करें और उससे कामयाब भी हो रहे। लेकिन यहाँ सजाद गनी लोन से बाद में मीडिया ने बात की और सजाद गनी लोन जो फायर ब्रांड लीडर के तौर पे माने जाते थे, काफ़ी वक्त तक खुश भी खामोश भी रहे, कभी बीजेपी के साथ मिल के आगे बढ़ने की बात भी की, लेकिन आज बीजेपी से काफ़ी नाराज़ भी दिखाए और जब उनसे जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत बताई गई तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कश्मीरी नहीं गैर कश्मीरी ही सब कुछ है, कश्मीरी को तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए रखा गया है। उन्हें लगा कि दूरियां हैं और ये दूरियां जो हैं ये मामलात को और दूर करती जा रही हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी का जिक्र करते हुए सजाद गनी लोन ने बताया कि हमारे इदारे सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 सालों से बताती आ रही हैं कि यहाँ 200 मिलिटेंट हैं और इन 20 सालों के दौरान कई लाख लोग मारे गए हैं, कई हज़ार मिलिटेंट मारे गए हैं, हज़ारों के करीब मारे गए, फिर भी ये 200 की तादाद इन एजेंसीज की कभी कम नहीं हुई है। और उन्हें ये भी बताया कि 200 मारने के बाद मिलिटेंसी भी ख़त्म हो जाएगी, कभी ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये सब कुछ है। और ये भी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब गुजरात और उत्तर प्रदेश का ही हाल चलता है, अपना तो कुछ नहीं है। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर यह भी बताया उन्होंने कि उस फिल्म ने मुल्क में नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया है। ज़रा सुनते हैं सजाद गनी लोन ने, नपुर शर्मा के पर भी उन्होंने बयान दिया, लेकिन सजाद गनी लोन ने यहाँ कुल मिला के क्या कुछ बताया उन्हीं की जुबानी। देखिए, प्रॉब्लम जो है असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो, नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है, कश्मीरियों का कोई आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक
लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए। बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि 200 मारने से खत्म हो गया, इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। मगर ने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है, तो क्या करें। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या फ़ायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं कि नफरत हो, नफरतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली। नहीं, इलेक्शन चाहे लोग परेशान हो या ना हो, अवामी गवर्नमेंट ही बेस्ट गवर्नमेंट होती है। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नर साहब हैं, ये यूपी के हैं, वहाँ तो अभी इलेक्शन हुआ। जब यूपी पे के लोगों को हक है इलेक्शन का कि वो चुने, चाहे उनने उसको चुना, वो जो वहाँ के योगी है, तो क्या कश्मीर के लोगों को नहीं हक है? हम तो नहीं बोल रहे हैं हम यूपी जाकर या गुजरात जाकर हमको गवर्नर बनाओ, तो जाए अपने जो है अपने स्टेट में जाए, यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो जम्मू कश्मीर के लोगों में कोई उठकर जो है हुकूमत करे, बाहर के लोग क्यों आएंगे? देखिए वो मतलब रिप्रेहेंसिबल है। इनको एक चीज समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है इनको दुबई वालों का, गल्फ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट? तो ये गल्फ वालों का अल्लाह और मुसलमानों का अल्लाह एक है। गल्फ वालों ने आंखें दिखाई तो नपुर शर्मा के बयान पर रद्द-ए-अमल उनका था, तो बीजेपी बैकफुट पे आई और हिंदुस्तान के मुसलमान एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ता चिल्लाते रहे, लेकिन बात नहीं सुनी गई। अब ये कश्मीर में गैर कश्मीरी जो हैं इनका क्या इलाज हो सकता है, सजाद गनी लॉन बता रहे थे। लेकिन आपको बताते चले आज बड़ा दिन था, सिख भाइयों का बड़ा दिन, और आज तकारीब थी। श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ शबद कीर्तन भी था और बड़ी तादाद में सिख बरादरी के, सिख कौम के लोग जो है यहाँ आए हुए थे और यहाँ शबद कीर्तन हुआ, यहाँ लंगर लगा हुआ था और यहाँ जो सूरत हाल थी वो काबिल दीद भी थी। और आज के इस मौके पर जहाँ गुरुद्वारों के अंदर सिख बरादरी के लोग आज मुक़द्दस दुआओं में, पूजा पाठ में मुलविस थे, तो बाहर कश्मीरी कौम के, कश्मीरी मुसलमान सिख भाइयों के शाना बशाना खड़ा थे, पानी से लेके दूसरे मामलात को लेके। और यहाँ पे आज के दिन के हवाले से लोगों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हम उनकी सुनते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। बारामूला से लेके पुलवामा तक भी आज शबद कीर्तन और इसी तरह का जो उत्सव था, जो आज खास बड़ा दिन था, उस हवाले से तकरीबात थी। तो पहले छठी सिंहपुरा, हमारे 6th गुरु हैं गुरु हरगोबिंद पातशाह, उनका प्रकाश पर्व है जिसको हम कमेमोरेट करने के लिए आज यहाँ पे गुरुद्वारा 6वीं पातशाही रैनावाड़ी में जुड़े हुए हैं। सारी सिख संगत जो है वो यहाँ पे उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए आई हुई है। कितने लोग अभी तक आए होंगे? जी, मुझे तो लगता है हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे से ये जो प्रोग्राम है ये शुरू हो चुका है एंड अभी 12 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, तो हज़ारों की तादाद में लोग आ गए हैं। जी देखिए, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो मैसेज दी है पूरे ह्यूमैनिटी को, या हम कहेंगे कि स्पेशली सिख्स के लिए, कि उनको बहुत स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए। तो आज के सिख को भी स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली अवेयर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चे पातशाह का पैगाम है और सिखों के लिए ख़ास तौर पर पैगाम है कि इंसानियत को सर बुलंद रखें, इल्म हासिल करें और जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्हिद हो जाएं। ये उनका पैगाम है सच्चे पातशाह का। और आज उनके बड़े दिन पे जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी गुरुद्वारों में तकरीब थी, शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी थी। ज़रा पुलवामा की हम तकारीब में आज के दिखाते हैं किस तरह की झलकी थी वहाँ की। और इस झलकी के दौरान आज के दिन पर सिख बरादरी के लोग गुरुद्वारों में ख़ुसूसी तौर पे आए हुए थे और आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल भी था। सिख मजहब के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज
जिनका ये चरण छूह स्थान है। गुरुजी महाराज हमारे गुरु अर्जन देव जी के बड़े सुपुत्र थे और ये 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 11 साल की उम्र में ही इनको गुरता गति प्राप्त हो गई। और फिर जहांगीर बादशाह के दौर के दौरान उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा पाकिस्तान से होके किया। हमारी जम्मू कश्मीर की जनता खासकर यहाँ पुलवामा ज़िला के शाजी मरग वाला जो गांव है बड़े ही किस्मत वाले हैं कि गुरु महाराज जी अपनी यात्रा करते करते यहाँ आके उन्होंने ठहरे और ये उन्हीं की याद में ये स्थान है। तो एक बहुत ही मुतबरक स्थान है। लोग बड़ी श्रद्धा और उमंग से यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। छठे गुरु हरगोविंद सिंह महाराज का जन्मदिन और आज के दिन पे तकारीब वादी कश्मीर जम्मू मुल्क भर में तकारीब हुई। जश्न का समा था गुरुद्वारों के बाहर और आज का बड़ा दिन मुतबरक दिन था। लेकिन आज के दिन के हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें कुछ लोगों के लिए आज परेशानी का दिन भी बना हुआ था। ज़रा तस्वीर दिखाते हैं मैं आपको। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर के साथ होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होटल सेंटूर व्यू होटल। ये मुजाहरा है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। ये किन का मुजाहरा है तस्वीर में आप देख लेंगे। ये मुजाहरा माफ़ कीजिएगा, ये SKICC के बाहर का मुजाहरा है और ये मुजाहरा ठीक उस वक़्त का है जब यहाँ से बेदखल किया जा रहा था। एहतजाज मुलाजमीन की मुखालफत और इस एहतजाज के बावजूद सेंटूर होटल को आज सरकार ने अपने कब्ज़े में लिया। बताया कि होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लीज़ मुआदे की शराइत की खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए इस होटल को अपने कब्ज़े में लिया गया है। सरकारी तौर पर बताया गया कि श्रीनगर में वाक़ सेंटूर होटल के मुलाजमीन को पेशगी नोटिस जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि वो बेदखली का नोटिस जारी करने की तारीख से 45 दिनों के अंदर इसको खाली करें और 25 अप्रैल 2022 को ये नोटिस उन्हें दिया गया था और इसमें था कि होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने होटल को तीसरे फरीक को लीज़ के मुआदे की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए लीज़ पर अलॉट किया था। ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में कभी उमर अब्दुल्ला और प्रफुल्ल पटेल का नाम भी आता है। बताया जाता है कि कभी माजी में उमर अब्दुल्ला और प्रफुल्ल पटेल की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। तब उमर अब्दुल्ला ने शुरुआत की प्रफुल्ल पटेल के कहने पे उसके बेटे को लीज आउट ये किया और उसके बाद बड़ा मामला हुआ और उसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट से सारे पिछले मामला को स्टे भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों से इस पर यहाँ पे सोचाल थी और कल रात से इस सेंटूर होटल के अंदर और बाहर की सरगर्मियों में इसको बंद किया जा रहा था। आज उन्होंने मुजाहरा किया, जरा इनकी सुनते हैं और उसके बाद बताएं। दिल्ली से भी कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन जरा सुनते हैं इनकी बात। प्रोटेस्ट इसलिए है, हम 20-20 साल इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। अब ये स्टेट बोलता है कि स्टेट कल आ गए, अचानक होटल पर कब्जा किया। हम उसको बोल रहे हैं आप होटल चलाओ या सेंटर चलाओ, सबसे पहले आप मुलाजिमों को किसी भी तरह एडजस्ट करो। हम सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं है, बस हमारा फैसला। ये होटल सेंटूर के मुलाजमीन, अब मामला ज़रा होटल सेंटूर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन होटल मुलाजमीन का क्या किया जाएगा? लगभग 150 के करीब ये मुलाजमीन और इन मुलाजमीन का होटल के साथ ज़िंदगी के बेहतर दिन देना और अब इनको बेदखल करना। प्रॉपर्टी से बेदखल तो हुए, लेकिन उसके बाद इन्हें मुलाजमत से बेदखल करना। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रॉपर्टी ली, इन लोगों का भी कुछ सोचा जाए? इन्हें भी, अगर JNK टूरिज़्म इसको अपने कब्ज़े में ले रहा है, यहाँ टूरिज़्म अपने जो आगे से बिज़नेस चलाएगा, तो क्यों ना इन लोगों को भी टूरिज़्म में मध्यम किया जाए, इनके रोज़गार के वसाइल पैदा किए जाएँ। और रोज़गार के वसाइल के हवाले से नाज़रीन कल रात से बड़ा मामला चल रहा है और वो है फलायाम ट्रस्ट के स्कूलों को बंद करने का। कल हुक्मनामा जारी हुआ फलायाम ट्रस्ट के स्कूलों को बंद करने का और उसके हवाले से फलायाम ट्रस्ट ने सुबह एक अपना स्टेटमेंट भी जारी किया। उस स्टेटमेंट में फलायाम ट्रस्ट ने बताया कि मामला जो है थोड़ा लोगों को कम समझ आ रहा है और सरकार को भी उन्होंने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकार ने हुक्मनामे में कुछ नहीं लिखा कि इसको क्यों बंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ सरकारी ज़राए ने बताया कि वहाँ पे जो इनपुट्स इंटेलिजेंस इदारों की या SI की ख़ास तौर पर इनपुट्स और उसमें कुछ इल्ज़ामात और हैं। तमाम फलायाम ट्रस्ट के हुकाम ने जो बताया
फला इदारे के लोगों ने बताया कि वहाँ पे उनका स्कूल जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो करिकुलम है उसका निसाब जो है वो जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, जो दूसरे स्कूलों का निसाब है वही उसका भी है, कोई एंटी नेशन एंटी कुछ नहीं है। और ये तीसरा अताब है इस पे। इससे पहले आपको बताएं मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने भी फलाह ट्रस्ट के स्कूलों को बंद किया था, फिर 90 के अशरे में भी सरकार ने इसको बंद किया था। अब ये तीसरी बारी है और इस वक्त बहुत से लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे अगर 1 लाख के करीब इन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, मिड टर्म में कहाँ जाएंगे, क्या उनको किस स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। अब सरकार कहती है उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन होगा, तो कौन से सरकारी स्कूल में? वही सरकारी स्कूल में जहाँ पहले भी लोग बच्चे अपने वालिदैन अपने बच्चों को नहीं डालते, उसी सरकारी स्कूल में जहाँ का रिजल्ट जो है उसके हवाले से सब जानते हैं क्या है, और जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हवाले से भी सब जानते हैं वहाँ। और अगर किसी प्राइवेट स्कूल में डालें वालिदैन उन बच्चों को, तो क्या इस मिड टर्म में वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दाखिला करा सकेंगे? अगर दाखिला कराने की कोशिश की गई तो प्राइवेट स्कूल कितनी मनमानी करेंगे? ऑलरेडी ये प्राइवेट स्कूल मनमानियों के लिए मशहूर हैं, तो इस मौके पर वालिदैन को कितना झेलना पड़ेगा, कितना ब्लैकमेल किया जाएगा, ये भी सवाल है। ताहम बीजेपी ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां में एक रैली की थी। इस बाइक रैली के दौरान बीजेपी के सुनील शर्मा जो थे साबका मरकजी वजीर और बीजेपी की जम्मू कश्मीर की पॉलिसी मेकर्स में एक, और सुनील शर्मा ने जब इस पॉलिसी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ये जो फैसला है ये सरकार का अपना फैसला है, सरकार की एजेंसीज का फैसला है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। शोपियां में बीजेपी की आज की ये तकरीब और काफ़ी ख़ास तकरीब इसको माना जा सकता है, क्योंकि शोपियां जैसे इलाके में बीजेपी की ये रैली, मोटर बाइक रैली, और इस मोटर बाइक रैली में जहां लोगों ने, मुकामी नौजवानों ने शिरकत भी की, वहीं बीजेपी के सुनील शर्मा ने बड़ा मामला भी बताया। ज़रा सुनील शर्मा को हम सुनेंगे, उन्होंने स्कूलों के हवाले से क्या कुछ बताया। मेरा ये मानना है कि 99.5% लोग डेवलपमेंट अमन चाहते हैं, जो 0.5% लोग हैं जो यहाँ पे बदअमनी चाहते हैं, अशांति चाहते हैं। उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सरकार निपट रही है। जहां तक जमायत इस्लामी द्वारा रन जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो प्योरली यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज का काम है, वो काम कर रहे हैं, उनको बेहतर पता है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज के काम है, उनके इनपुट्स पे स्कूल है। जमात इस्लामी के स्कूलों को बंद करने पे उनकी जमात का कोई रोल नहीं है। सुनील शर्मा शोपियां में थे। नाजरीन बताते चले, सुनील शर्मा बीजेपी के जम्मू कश्मीर के पॉलिसी मेकर्स में माने जाते हैं। अक्सर खामोश तबीयत के मालिक सुनील शर्मा तेज़ सियासत करते हैं, और शोपियां के इलाके में ये बाइक रैली करना सुनील शर्मा का ही कमाल है, और कोई ऐसा कर नहीं सकता है इन हालात में, जहाँ एक तरफ एनकाउंटर्स हो, जहाँ सब चीज़ें हों, वहाँ सुनील शर्मा का आज की रैली। लेकिन आपको बताते चले एक और मामला है हमारी रियासत में, और हमारी रियासत में तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये वादी कश्मीर की वो तस्वीर हैं जो दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। गर्मी की शिद्दत बरकरार है, और आपको बताएं आज का दर्जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा है। जम्मू में 43 के करीब है, और इस दर्जा हरारत से कश्मीर की ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में ज़रा देखिए, हमारे खेतों में पनीरी तो लगी हुई है, लेकिन पानी न होने की वजह से, ये कुपवाड़ा के हैं, वादी लुलाब के हैं, ये त्रहगाम के हैं, ये करालपोरा के बागा ये खेत हैं, और वहाँ पे ये खेत खुद बयान करते हैं कि ये राजस्थान नहीं, बनता हुआ राजस्थान दिख रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम बार बार पूछते रहते हैं। हम सरकार पे अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सरकार पे इल्ज़ाम तो सही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी हम नहीं निभा पाते हैं। और खुदा भला करे, हम बताते रहते हैं, हमारे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे का, INFC डिपार्टमेंट का, जिसके बारे में जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पानी को जमा करने के जो ज़खायर हैं उनकी मरम्मत करे, देखरेख करे, वो की नहीं, पानी जमा नहीं हो सका। और आज सूरत हाल ये है, भुखमरी की तरफ, खुशकसाली की तरफ हम जा रहे हैं। आपको बताते चलें, दर्जा हरारत में काफ़ी गर्मी है, और 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो श्रीनगर में दर्जा हरारत आज रात का था। 1.3 डिग्री ज़्यादा हुआ है, और आपको बताएं गुलमर्ग में 10.0 डिग्री था, ये 0.7 डिग्री मामूल से ज़्यादा है। पहलगाम में 8.6 था, और ये भी 0.1 डिग्री जो है मामूल से है। और कुपवाड़ा में भी मामूल से दर्जा हरारत ज़्यादा था, और कुपवाड़ा के सूरत हाल है। और महकमा मौसमियात ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम तो खुश्क ही रहेगा, लेकिन शाम को कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्का हैं, और 16 जून की दोपहर से 19 जून तक
मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। ये हमारे मौसम का मिजाज है। और चलते चलते आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील भी दी गई। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं और इन मुलाजमीन को ने आज एक रोज़ा इजलास भी बुलाया हुआ था और इस दौरान इन्होंने अपने मसाइल मामलात सब कुछ बताते हुए बताया कि ज़रूरत इस वक्त मुत्तहिद होने की है और मुत्तहिद होते हुए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए ताकि मुत्तहिद होकर अपने मामलात को सरकार तक रखा जाए। महकमे रेवेन्यू के ये वो अफसरान हैं, ये वो लोग हैं जो दिन रात हमारे रेवेन्यू के मामलात को नज़र रखते हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों का गिला रहता है कि सरकार के गलियारों से इनके तय कभी कुछ पॉजिटिव नहीं निकलता है और इसलिए आज उन्होंने ये शुरुआत भी की है। ये शुरुआत कुछ लोगों का कहना अच्छी शुरुआत है, देखते हैं अच्छा होता है भला होता है। लेकिन देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।